नमस्ते आप सभी को। अंजलि अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष ध्रुव स्वामिनी नाटक पे प्रश्नोत्तरी लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, ध्रुव स्वामिनी नाटक हमारे जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में, एनटीए नेट के सिलेबस में और कई प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में भी रखा गया है। और इस ध्रुव स्वामिनी नाटक पे पहले एक मैं प्रश्नोत्तरी क्लास और ले चुकी हूँ। अगर आप उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और साथ में मैं ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु पर भी एक क्लास ले चुकी हूँ, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। और जेएसएससी सीजीएल से संबंधित जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, लगभग टॉपिकों पर मैं क्लास ले चुकी हूँ, प्रश्नोत्तरी भी करवा चुकी हूँ। और मैं एक प्लेलिस्ट बनाई हूँ, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रसाद का समस्या मूलक नाटक है। जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है हमारे जयशंकर प्रसाद। तो पूछा गया है जयशंकर प्रसाद के समस्या मूलक नाटक कौन सा है, तो हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक में हम पुनर्विवाह की समस्या को देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में मुख्य रूप से पुनर्विवाह के पक्ष में यह नाटक लिखा गया है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, कोमा किससे प्यार करती है। कोमा हमारे ध्रुव स्वामिनी नाटक की एक पात्र है, स्त्री पात्र है। तो वह किससे प्रेम करती है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सकरात से प्रेम करती है। क्योंकि मैं आपको कथा वस्तु की क्लास ली हूँ, उसमें हर चीज़ को बहुत अच्छे से बताई हूँ। अब अगला प्रश्न है हमारा, शकराज किसे अपनी प्रेयसी बनाना चाहता है। सकराज अपनी प्रेमिका कोमा से प्रेम भी करता है, लेकिन साथ में वो ध्रुव स्वामिनी को भी अपनी प्रेयसी बनाना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, वह ध्रुव स्वामिनी को प्रेयसी बनाना चाहता है, लेकिन अपनी प्रेयसी बना नहीं पाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में खलनायक कौन है। खलनायक पूछा है, तो खलनायक कौन है। शकराज, रामगुप्त, शिखर स्वामी और मिहिर देव। तो इनमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त के साथ साथ में सकराज भी यहाँ पर इस नाटक में खलनायक के रूप में आता है, और शिखर स्वामी भी और रामगुप्त भी। लेकिन ज़्यादा अगर हम मुख्य रूप से देखें तो रामगुप्त हमारा सही हो जाएगा। और रामगुप्त का साथ देने वाला शिखर स्वामी था, और सकराज तो फिर शकों का राजा था। मुख्य रूप से नाम यहाँ पर रामगुप्त याद रखिएगा। लेकिन खलनायकों वाला काम सकराज और शिखर स्वामी भी करते हैं। ऐसा प्रश्न देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर दे दिया तो हम रामगुप्त को सही करेंगे। अब अगला प्रश्न है हमारा, ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी कौन है। मंदाकिनी भी एक स्त्री पात्र है ध्रुव स्वामिनी नाटक से, तो इसका नाम याद रखिएगा। मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी की ननद होती है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में ये रामगुप्त की बहन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर रामगुप्त की बहन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा कि इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो मंदाकिनी है वह ध्रुव स्वामिनी की ननद है, और रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है। रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है, तो याद रखिएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी रामगुप्त की बहन नहीं दिया है, या चंद्रगुप्त की बहन नहीं दिया है, या फिर ध्रुव स्वामिनी की ननद नहीं दिया है। तो हमारा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, किसके षड्यंत्र से ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त को राजा घोषित किया गया। रामगुप्त का साथ कौन देता है, रामगुप्त को शिखर तक कौन पहुंचाता है, तो शिखर स्वामी। मैं आपको कथा वस्तु बताने के वक्त ही बताई थी कि रामगुप्त को शिखर तक पहुंचाने का काम शिखर स्वामी करता है, तो शिखर स्वामी रामगुप्त के पक्ष में हो जाएगा। हमारा सही उत्तर शिखर स्वामी होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामगुप्त की हत्या किसने की थी। रामगुप्त पूछा है, रामगुप्त चंद्रगुप्त का बड़ा भाई है, इसकी हत्या कौन करता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रामगुप्त का ही एक सामंत है, यानी एक मंत्री है। एक मंत्री है जो रामगुप्त की हत्या करता है। रामगुप्त जब देखता है कि पुरोहित के द्वारा वह एक क्लीव घोषित कर दिया गया है, और अब ध्रुव स्वामिनी उसे अपना पति मानने से इनकार कर रही है, और सारे लोग चंद्रगुप्त को राजा बनाना चाह रहे हैं, उस वक्त जो ये रामगुप्त है वह चंद्रगुप्त के पीछे जाता है, और पीछे से उस पर वार करना चाहता है, उसे मारना चाहता है। कि तभी एक सामंत कुमार देख लेता है,
और फिर उसके बाद जाके रामगुप्त की फिर वो हत्या कर देता है। तो इस प्रकार से रामगुप्त की हत्या सामंत के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, सकराज की हत्या किसने की? शकराज यानी शकों का जो राजा, उसकी हत्या कौन करता है? तो आप सभी को पता है, ध्रुव स्वामिनी की ये मांग करता है। तो ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों ही एक ही वेश बना करके जाते हैं और सकराज के सामने थोड़ा नाटक करते हैं, और नाटक करने के बाद मौका मिलते ही सकराज की हत्या कर देता है। कौन? चंद्रगुप्त। तो हत्या किसने की? तो चंद्रगुप्त ने हत्या की। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिहिर देव कौन था? मिहिर देव, याद रखिएगा, ये कोमा के गुरुजी हैं। मिहिर देव कोमा के गुरुजी है, जो कोमा को अपनी पुत्री के जैसा मानते हैं, और कोमा के पिता भी इसको कहा गया है क्योंकि कोमा अपने पिता के जैसा इन्हें मानती है। तो इस प्रकार से यहाँ दोनों ऑप्शन है, लेकिन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये कोमा के गुरुजी थे। कोमा के गुरु थे, और शकों के यहाँ पर आचार्य का भी ये गुरु का कार्य करते थे, मिहिर देव। तो मिहिर देव कोमा के गुरु हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, सोने की कटार बहुत सुंदर होती है, क्या इसे कोई सीने में चुभो लेगा? कथन किसका है? तो कथन है रामगुप्त का। रामगुप्त रामगुप्त जब ध्रुव स्वामिनी को भेज रहा होता है तो ध्रुव स्वामिनी बहुत गिड़गिड़ाती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे मत भेजिए। तो रामगुप्त कहता है कि सोने की कटार तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन क्या इसे कोई सीने में चुभो लेगा? ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए ये कथन हो गया रामगुप्त का। अगला प्रश्न है, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? तो अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष पूछेगा 1933 ईस्वी। अंक पूछेगा तो इसमें 3 अंक हैं, तो अंक याद रखेगा, प्रकाशन वर्ष याद रखेगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके कथानक से प्रारंभ होता है? किसके कथन से, यानी नाटक की शुरुआत होती है तो सबसे शुरुआत में कथन किसका होता है? तो यहाँ पर कथन हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी का। ध्रुव स्वामिनी का सबसे पहला कथन होता है, ध्रुव स्वामिनी और खड्गधारिणी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला कथन ध्रुव स्वामिनी का होता है, ध्रुव स्वामिनी से ही कथा स्टार्ट होती है। अगला प्रश्न है, इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्य का निदर्शन नहीं मिलेगा क्या? यह कथन किसका है? तो यह कथन ध्रुव स्वामिनी का होता है। ध्रुव स्वामिनी देखती है कि राज्य में जो भी खड्गधारिणी है उसके पास गूंगी खड्गधारिणी खड़ी होती है। उसके बाद कई सारे राज्य में ऐसे व्यक्ति हैं जो बौने हैं, हिजड़े हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति है जो पूर्ण व्यक्ति नहीं है, कुछ ना कुछ उनमें अधूरा है। तो वही ध्रुव स्वामिनी कहती है कि इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा क्या? तो यह कथन ध्रुव स्वामिनी का है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी ने अपने नीड़ को क्या संज्ञा दी है? ध्रुव स्वामिनी ने अपने नीड़ मतलब होता है अपने रहने का स्थान, घोंसला को कहा जाता है नीड़। तो जो रहने का स्थान है उनको वो क्या कहती है? तो वो स्वर्ण पिंजर कहती है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि ऐसा लगता है मैं एक सोने के पिंजरे में कैद हूँ। तो ध्रुव स्वामिनी स्वर्ण पिंजर अपने रहने के स्थान को संज्ञा देती है, तुलना करके कहती है। अगला प्रश्न है, जिनकी भुजाओं में बल ना हो उसके मस्तिष्क में कुछ होना चाहिए। जिसकी भुजाओं में बल ना हो उसके मस्तिष्क में कुछ तो होना चाहिए। तो रामगुप्त का यह कथन उसकी किस मनोवृत्ति का द्योतक है, यानी उसके किस मानसिक पक्ष को दिखाता है? तो यह उसके धूर्तता वाले मानसिक पक्ष को दिखाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिखर स्वामी कौन था? शिखर स्वामी शिखर तक पहुंचाने का कार्य करता है, तो ये एक अमात्य है, मंत्री है। ये शिखर स्वामी अमात्य है रामगुप्त का, इनका नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के स्त्री पात्रों में कुल व राष्ट्र की मर्यादा का ध्यान सर्वाधिक किसको है? कुल व राष्ट्र की मर्यादा का ध्यान सबसे ज़्यादा किसको होता है? तो मंदाकिनी को होता है। और मंदाकिनी हर बात में रामगुप्त का विरोध करती है। जब ध्रुव स्वामिनी को सकराज के पास भेजा जा रहा होता है उस वक्त भी मंदाकिनी बहुत विरोध करती है, लेकिन मंदाकिनी की बात कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन जो मंदाकिनी है वह कुल और राष्ट्र की मर्यादा का सर्वाधिक ध्यान रखती है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का
षड्यंत्रकारी पात्र आप किसे मानते हैं? तो सर्वाधिक षड्यंत्र करने वाला जो इंसान था वह था शिखर स्वामी। शिखर स्वामी ही षड्यंत्र करता है और षड्यंत्र करके रामगुप्त को महाराज का पद दिलवा देता है। तो इस प्रकार से षड्यंत्रकारी पात्र हमारा शिखर स्वामी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी जब आत्महत्या को उद्यत होती है, यानी जब ध्रुव स्वामिनी बहुत गिड़गिड़ाती है रामगुप्त के पास कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे मत भेजिए सकराज के पास, उस वक्त फिर रामगुप्त कहता है कि एक फेरे ले लेने से तुम मेरी पत्नी नहीं हो जाओगी, वो तो बस एक खेल था। तो इस प्रकार से ध्रुव स्वामिनी जब देखती है कि मेरा पति ही मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वह फिर आत्महत्या करने के लिए उद्यत होती है, आत्महत्या करना चाहती है। उस समय सहसा वहाँ कौन आ जाता है? तो आप सभी को पता है, जैसे वो आत्महत्या करने के लिए कटार को उठाती है, उसी वक्त चंद्रगुप्त आ जाता है और चंद्रगुप्त आकर उसके हाथों से कटार लेकर फेंक देता है। और चंद्रगुप्त आकर के कहता है कि महादेवी, क्षणिक आवेश में आकर जीवन समाप्त करना अच्छी बात तो नहीं है। तो फिर चंद्रगुप्त को सच्चाई बताई जाती है उसके बाद। तो हमारा सही कथन हो जाएगा चंद्रगुप्त। अब अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त शक शिविर में ध्रुव स्वामिनी के साथ जाता है, वहाँ सहसा परिचय किस नाम से होता है? उसका जो परिचय होता है वो चंद्र नाम से होता है। चंद्रगुप्त का परिचय चंद्र नाम से होता है क्योंकि वो स्त्री का वेश बना के गया था। अब अगला प्रश्न है, शकराज शिविर का दृश्य ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस अंक में है? जो शकराज का शिविर का दृश्य है वह किस अंक में आया है? तो हम सभी को पता है 3 अंक है नाटक में, तो द्वितीय अंक, क्योंकि प्रारंभ हो रहा है तो प्रारंभ तो रामगुप्त के शिविर से प्रारंभ हो रहा है। अब जो दूसरा है, जो द्वितीय अंक है, इसमें उसका प्रारंभ होता है शकराज के शिविर से। कोमा और शकराज में बातचीत से हमारा द्वितीय अंक का प्रारंभ होता है। तो हमारा द्वितीय अंक यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, खिंगल कौन था? खिंगल कौन था? तो ये खिंगल वही है जो शकराज का संधि पत्र लेकर के जाता है रामगुप्त के पास। तो जो भी पहले के समय में पत्र लेकर के जाते थे वो दूत कहलाते थे, इसलिए शकराज का दूत है। खिंगल कौन था? तो शकराज का दूत था। इनका नाम भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, शकराज को अमंगल की आकांक्षा क्यों हो उठी थी? अमंगल की आकांक्षा क्यों हो उठी थी? तो धूमकेतु से हो उठी थी, क्योंकि जब मिहिर देव जा रहे होते हैं तो वो धूमकेतु के बोलते हैं कि धूमकेतु का प्रभाव अभी अच्छा नहीं है, नक्षत्रों की दिशा सही नहीं है, ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। तो इस प्रकार से शकराज को अमंगल की आकांक्षा धूमकेतु को देख करके होती है। अब अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु का रंग कैसा होता है? तो रंग नील लोहित होता है। धूमकेतु का रंग नील लोहित होता है, इसे भी याद रखिएगा। अब अगला है प्रश्न, शकराज की पराजय के बाद आहत चंद्रगुप्त कहाँ विश्राम कर रहा था? क्योंकि चंद्रगुप्त भी जब युद्ध करता है तो वो भी थोड़ा बहुत घायल होता है, तो वो युद्ध के बाद कहाँ विश्राम कर रहा था? तो प्रधान मंडप में कर रहा था। क्वेश्चन भी आ सकता है, तो याद रखिएगा प्रधान मंडप में यह आराम कर रहा था। अब अगला प्रश्न है, कोमा ध्रुव स्वामिनी के पास क्यों आई थी? कोमा तो सबसे पहले शकराज को छोड़ के मिहिर देव के साथ चली जाती है। उसके बाद जब कोमा को पता चलता है कि शकराज की मृत्यु हो गई है, तब वह ध्रुव स्वामिनी के पास आकर कहती है कि एक स्त्री की व्यथा एक स्त्री ही समझ सकती है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। और वो क्यों आती है? तो शकराज का शव लेने के लिए आती है। शकराज का शव लेने के लिए आती है कोमा और मिहिर देव। और जब कोमा और मिहिर देव शकराज का शव लेकर जा रहे होते हैं, उसी वक्त रास्ते में फिर रामगुप्त के सैनिक जो होते हैं उन्हें मार देते हैं। तो इस प्रकार से कोमा और मिहिर देव की भी मृत्यु इसमें हो जाती है। आगे का प्रश्न है, कथन दिया गया है एक और पूछा है कथन किसका है? कथन है कि विधान के स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि का कालिमा चढ़ा देता है, भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। तो यह कथन हो जाएगा चंद्रगुप्त का, ये कथन चंद्रगुप्त कहता है। उसी प्रकार से ध्रुव स्वामिनी का भी एक कथन बहुत प्रसिद्ध है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। तो ये कथन भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। ध्रुव स्वामिनी का कथन है और ये कथन कहती तब है जब वो अकेले बैठ के सोच रही होती है, तब इस कथन को कहती है।
और जब चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के हाथ से कटार लेकर उसे बचा लेता है, मरने से बचा लेता है, तो उस वक्त ध्रुव स्वामिनी उसके कंधों को पकड़ती है। तो वहीं पर जो उसे अनुभव हुआ था, एक क्षण का आलिंगन में जो उसे अनुभव हुआ, तो वही कथन ध्रुव स्वामिनी बाद में कहती है। अब अगला क्वेश्चन है, रामगुप्त किस प्रकार का शासक था? रामगुप्त किस प्रकार का शासक था? तो रामगुप्त मद्यप और विलासी शासक था। मद्यप यानी मदिरा पीने वाला, और विलासी यानी सिर्फ नर्तकियों को देखने में और उन्हीं सबको देखने में विलासी प्रवृत्ति का यह था। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की मुख्य समस्या क्या है? तो मुख्य समस्या है बेमेल विवाह। बेमेल विवाह, क्योंकि यहाँ पर रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का कोई मेल नहीं है और बिना मेल हुए उन दोनों का विवाह हो चुका है, इसीलिए वो दोनों अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं। तो नाटक की मुख्य समस्या बेमेल विवाह है और फिर यहाँ पुनर्विवाह को दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के भाव पक्ष में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? नाटक का जो भाव पक्ष है उसमें कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए है हमारा प्रेम की व्यंजना। तो हम देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रेम की व्यंजना तो हुई है, क्योंकि यहाँ ध्रुव स्वामिनी भी प्रेम कर रही है, चंद्रगुप्त भी प्रेम कर रहा है। अब बी ऑप्शन में देखेंगे कायरता की भावना। तो कायरता की भावना हम रामगुप्त में देखते हैं, रामगुप्त एक कायर इंसान है। अगला है सी ऑप्शन में बलिदान की कामना। तो बलिदान की कामना जो है ये हम विशेषता देखते हैं चंद्रगुप्त में, चंद्रगुप्त बलिदान करने के लिए तैयार होता है। अगला ऑप्शन है हमारा डी स्वच्छंद प्रेम। स्वच्छंद प्रेम की जो विशेषता है हम देखते हैं कि यह विशेषता किसी में नहीं पाई जाती है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में स्वच्छंद प्रेम की विशेषता किसी में नहीं पाई जाती है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वच्छंद प्रेम इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्रुव स्वामिनी के व्यक्तित्व में इसमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? अब ध्रुव स्वामिनी का व्यक्तित्व आप सोचिएगा, तो ध्रुव स्वामिनी का व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? अनुरागमयी तो है, स्वाभिमानी भी है, तेजस्वनी भी है, तो प्रखरता जो विशेषता है वह नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी रामगुप्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? तो यह किस नाटक के पात्र है? तो आप सभी को पता है कि ये ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र हैं, तो ये भी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंक, हम सभी को पता है 3 अंक है। कितने अंक है? 3 अंक है। और यह नाटक कब लिखा गया? तो 1933 ईस्वी में लिखा गया। अब अगला क्वेश्चन है, फिर से कथन दिया गया है और पूछा है कि यह कथन किसका है। कथन किस नाटक से लिया गया है ये कथन पूछा गया है। कथन है कि वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। तो ये जो कथन है ये ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया है, याद रखिएगा, ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा नारी पात्र ध्रुव स्वामिनी का नहीं है? कौन सा ऐसा पात्र है, नारी पात्र, जो ध्रुव स्वामिनी का नहीं है? खास करके ऐसे ही क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा कोमा तो थी ध्रुव स्वामिनी में, सकराज की प्रेमिका है। मंदाकिनी भी है, मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी की ननद है, और ध्रुव स्वामिनी स्वयं कथा की नायिका है, नाटक की नायिका है। अब देखिएगा देवसेना, तो देवसेना स्कंदगुप्त की नायिका है। जयशंकर प्रसाद का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है स्कंदगुप्त, उसकी पात्र है देवसेना। तो इसीलिए यह ध्रुव स्वामिनी नाटक यहाँ पर पूछा है कि कौन सी नारी पात्र ध्रुव स्वामिनी का नहीं है, तो हमारा देवसेना यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए वही कथन आ गया जो मैं आपको बार बार बता रही थी। कहा गया कि देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। तो यह कथन चंद्रगुप्त का है और वह ध्रुव स्वामिनी से कहता है। उस वक्त कहता है जब ध्रुव स्वामिनी कटार से अपनी आत्महत्या कर रही थी, उस वक्त फिर चंद्रगुप्त जाकर ध्रुव स्वामिनी से कहता है, तो ये कथन फिर चंद्रगुप्त का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। तो यह कथन
ध्रुव स्वामिनी नाटक से किस पात्र का है? तो आप सभी को पता है यह कथन ध्रुव स्वामिनी का है, लेकिन वो कहती किससे है? तो ध्रुव स्वामिनी ये कथन रामगुप्त से कहती है। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रामगुप्त जब ध्रुव स्वामिनी को भेजने के लिए तैयार हो जाता है और ध्रुव स्वामिनी सारी बातों को जान लेती है, तो ध्रुव स्वामिनी पहले तो गिड़गिड़ाती है, थोड़ा सा प्रार्थना करती है रामगुप्त के सामने, लेकिन जब रामगुप्त नहीं सुनता है तब ध्रुव स्वामिनी फिर ये सब बातें कहना शुरू कर देती है। और ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो उम्मीद है जानकारी आपके काम की होगी। मैं इतने ही प्रश्न लेकर के आई थी। आप इन सारे प्रश्नों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से रखिएगा, इनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। इसके अलावा मैं एक और क्लास ली हूँ प्रश्नोत्तरी पर, उसमें भी प्रश्नों के साथ साथ मैं समझाते हुए चली हूँ, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा और इस क्लास को भी देखे रहिए। इससे बाहर कहीं भी प्रश्न नहीं पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, अच्छे से तैयारी करते रहिए।